अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है एज ऑफ जॉनसन। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है और एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड का जो टाइम स्पैन रहा वो 1745 से लेके 1785 तक रहा। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को किस तरह ये स्टार्ट हुआ और इस टाइम पीरियड को एज ऑफ जॉनसन क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अगस्टन पीरियड में डिस्कस किया था, उस टाइम के मेजर राइटर थे अलेक्जेंडर पोप और जॉनथन स्विफ्ट। फ्रेंड्स, उनके साथ एक नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। फ्रेंड्स, जॉनथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप की डेथ के बाद हमारे पास जो ग्रेट लिटरेरी फिगर बचते थे वो थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की उनके डेथ के बाद ही फ्रेंड्स जो एज है, जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन है, ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन जो है ये लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर राइटर थे इस टाइम पीरियड के, और फ्रेंड्स इन्हीं के नाम की वजह से इस टाइम को एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। फ्रेंड्स, एज ऑफ जॉनसन जो है ये तो इस टाइम पीरियड को कहा ही जाता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ कि इस टाइम पीरियड में जो डॉक्टर जॉनसन हैं उनकी डेथ तो हो जाती है 1784 के अंदर। ठीक है, और ये टाइम पीरियड रहा 1785 तक। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, जब उनकी डेथ होती है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डेथ के साथ ही फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड के लिटरेचर में रोमांटिक स्पिरिट जो है वो अपनी जगह बनाने लग जाती है। ऑफिशियली अगर हम देखें तो रोमांटिसिज्म जो है वो स्टार्ट होती है 1798 के अंदर, जब विलियम वर्डवर्थ और उनके फ्रेंड एस टी कॉलरिज जो हैं उन्होंने लिरिकल बैलेट को पब्लिश करवाया। लेकिन फ्रेंड क्या हुआ कि उसके बाद फिर रोमांटिक स्पिरिट जो है वो हर तरफ अपनी जगह बनाने लग गई। स्पेशली जो लोग थे उस टाइम पीरियड के, यानी कि एज ऑफ जॉनसन के जो राइटर थे, वो अपनी फेवर और अपना जो इंटरेस्ट था वो रोमांटिक पोइट्री की तरफ लेके जाने लगे। स्पेशली हमें ये चेंजिंग मिलते हैं रोमांटिक पोइट्री के अंदर। इस टाइम की पोइट्री को अगर हम देखें तो उस टाइम के में जो कुछ असरात हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यही कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में रीज़न जो थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। ठीक है, लोग जो थे वो अपनी रीज़न को, अपनी अकल को यूज़ करते थे, खुद से फैसले करते थे, खुद से अपनी उनमें सेल्फ अवेयरनेस आई थी, वो खुद से चीज़ों को जांच पड़ताल करते थे, खुद से मीन्स उन्होंने ये महसूस किया कि हम क्यों किसी के कहने पे चाह रहे हैं, क्यों हम लोगों की गुलामी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो अपनी रीज़न को यूज़ करने लगे, सेंसिबल व्यूज़ देने लगे। उसके बाद ओरिजिनल जीनियस कंट्रोल था लिटरेचर का, वो भी उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यही वजूहत थी जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स हमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम की वजह से इस टाइम पीरियड को एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे वो ग्रेटेस्ट पोइट थे, एसेइस्ट थे, मोरलिस्ट थे, बियोग्राफर थे, एडिटर थे और लेक्सियोग्राफर थे। और फ्रेंड्स इनको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर इनको मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर इन इंग्लिश हिस्ट्री, इन इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे ये ग्रेटेस्ट मेजर फिगर थे इस टाइम पीरियड के। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके अलावा फ्रेंड्स ये पैदा हुए थे 1709 में और उनकी डेथ हुई थी 1784 के अंदर। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने इनके ऊपर जो वर्क लिखा गया, यानी कि इनकी जो बियोग्राफी थी वो लिखी थी जेम्स बोसवेल ने। ठीक है, जेम्स बोसवेल ने इनकी बियोग्राफी लिखी थी और ये उनकी बुक का सब्जेक्ट थे। और उन्होंने लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन लिखा जिसमें उन्होंने इनकी लाइफ के बारे में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये तमाम चीज़ें इनकी लाइफ के बारे में बताई थी, इनके वर्क्स के बारे में। और उस बुक का नाम था लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ठीक है, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, आपको नाम याद रखना है। और 1791 में उन्होंने ये वर्क लिखा था। उसके अलावा फ्रेंड्स जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं उन्होंने 1755 में एक डिक्शनरी पब्लिश करवाई थी जो कि एक ग्रेट वर्क था इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। फ्रेंड्स 1746 में इंग्लिश बुक सेलर का एक ग्रुप जो है, लंदन का एक ग्रुप है जो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको कमीशन देते हैं कि वो इंग्लिश में कुछ ऐसा यूनिक वर्क सामने लाएं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया, इन्होंने 9 ईयर में एक कंप्लीट वर्क लिखा 2 वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक है, अपने 6 असिस्टेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने एक वर्क कंप्लीट किया जिस वर्क को डिक्शनरी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने उस डिक्शनरी के अंदर, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर 40,000 जो वर्ड्स थे उनको लिखा था। ठीक है,
40,000 वर्ड्स को ऐड किया था। और फ्रेंड्स ये वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स मीनिंग नहीं थे, बल्कि इन वर्ड्स की डिटेल, कोटेशंस, ये तमाम चीज़ें इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद थी। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स ये ग्रेटेस्ट वर्क है, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। फ्रेंड्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं, इन्होंने सिर्फ एक प्ले लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था ऑरेन। उसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने एक ही नावल लिखा था, एक ही जो है प्ले और एक ही नावल इन्होंने लिखा था, ज़्यादा वर्क इन्होंने नहीं लिखा था। उसके बाद कुछ एसेज और पीरियडिकल्स लिखे थे, जैसा कि द रैम्बलर लिखा था, द आइडलर लिखा था। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स इनका एक ग्रेटेस्ट वर्क है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं, वो है लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। ठीक है, लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। आप लोगों को ये नाम याद रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं आपको लिख के नहीं बता सकती। लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, ये इन्होंने एक बियोग्राफीज की कलेक्शन लिखी थी जिसमें इन्होंने 52 पोइट्स को ऐड किया था। और फ्रेंड्स ये जो 52 पोइट्स थे ये 17th और 18th सेंचुरी के पोइट्स थे। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें 52 पोइट्स थे और इसको 3 पार्ट्स में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं उन्होंने इस वर्क को 1779 से लेके 1782 तक जो है कंप्लीट किया था। और इसके अंदर उन्होंने जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पोप, एडिसन, स्विफ्ट और ग्रे जैसे राइटर्स को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स ये तो था कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में, उनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन की बारे में, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड को एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस टाइम पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन किया था और उन्हीं के ग्रेटेस्ट वर्क्स की वजह से, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन की वजह से इस टाइम पीरियड को एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। यानी कि उन्हीं के नाम पे इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया, यानी कि एज ऑफ जॉनसन। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो है द एज मार्क्स अ ग्रेजुअल चेंज इन पोएटिक्स टेस्ट एंड टेक्निक्स। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो पोइट्री लिखी जा रही थी उसमें भी एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा था, एक दूसरे पे क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे, एक दूसरे पर सवाल किए जा रहे थे, उनको स्टाइलाइज किया जा रहा था। ठीक है, उस टाइम की पोइट्री में जो टेस्ट था और टेक्निक्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। जैसा कि हमने पहले बात की कि इस टाइम पीरियड की पोइट्री में भी रोमांटिक स्पिरिट हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड की पोइट्री में जो है क्लोज कपलेट को यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, इसमें डायडेक्टिक राइटिंग मौजूद थी। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो है जो राइटर थे वो रोमांटिक लर्निंग को ला रहे थे। ठीक है, इसमें इमोशंस को, पैशंस को और इमेजिनेशंस को जो है वो यूज़ किया जा रहा था इस टाइम पीरियड की पोइट्री में। उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड की पोइट्री में नेचर और रस्टिक लाइफ को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी रादर दैन टाउन लाइफ। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड की पोइट्री में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ग्रेटेस्ट राइटर पोइट आते हैं थॉमस ग्रे, जिन्होंने 1759 में एक वर्क लिखा एलिजी रिटन इन चर्च यार्ड। फ्रेंड्स ये पोइम इतनी फेमस हुई कि इस टाइम में इस पोइम की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा राइटर्स थे वो इसी थीम के साथ लिखने लगे, इसी टैलेंट के साथ वो भी लिखने लगे। तो फ्रेंड्स उन पोइट्स को कहा जाता है चर्च यार्ड पोइट या ग्रेव यार्ड पोइट। ठीक है, तो उसके अलावा फ्रेंड्स 1689 से लेके 1730 तक पोइट्री में हमें क्लासिसिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, न्यू क्लासिसिज्म रेस्टोरेशन का जो एक टाइम था वो हमें मींस इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये पोइट्री जो है फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ, चेंज होती गई। ठीक है, इसमें हमें रोमांटिक स्पिरिट देखने को मिलता रहा। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है हीरोइक कपलेट एंड ब्लैंक वर्स डिक्लाइंड। यहाँ पे ये नहीं आना था हाँ जी, हीरोइक कपलेट एंड ब्लैंक वर्स डिक्लाइन। फ्रेंड्स हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स को डिक्लाइन किया गया, जगह जो है बैलेट ने ले ली थी और लिरिक्स ने ले ली थी। ठीक है, हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा था। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक में क्या है कि पिंडेरिक ओड्स को लिखा जाने लग गया था। फ्रेंड्स पिंडेरिक ओड जो है, इसको पिंडेरिक ओड क्यों कहा जाता है, जो कि एंशिएंट ग्रीक पोइट है पिंडर, उनके नाम पे जो है इस ओड को पिंडेरिक ओड कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स पिंडेरिक ओड जो है इसमें 3 टाइप ऑफ स्टैंजा होता है। हर ओड जो है वो बेस होती है एक कोरल पोजीशन पे। ठीक है, जिसमें स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड आता है। ठीक है, एंटी स्ट्रोफी क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। एंड एंटी स्ट्रोफी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट।
एंड एपोड क्या होता है, सर्कल में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पिंडेरिक ओड। फ्रेंड्स ये एक पिंडेरिक ओड जो है इसको इरेगुलर ओड भी कहा जाता है, जो कि अब्राहम कोहली ने इसको डेवलप किया था। और फ्रेंड्स ये जो पिंडेरिक ओड है ये इस टाइम पीरियड की भी एक ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलेक्चुअल प्रोज राइटिंग फ्लोरिश। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में प्रोज बहुत ज़्यादा फेमस रहा, ठीक है। इस टाइम पीरियड में प्रोज को भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स प्रोज में हमें लॉजिकल थॉट देखने को मिलता था, लूसिड थॉट देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स उसके अलावा क्या कि इस टाइम पीरियड के प्रोज में भी एक दूसरे पे जो राइटर थे वो स्टायर करते थे, ठीक है। स्टायर को बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम की राइटिंग में यूज़ करते थे। उसके अलावा फ्रेंड्स क्या है कि इस टाइम पीरियड के जो ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर थे उनमें जो हमारे पास ग्रेट नाम आते हैं उनमें फर्स्ट नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, ठीक है। फ्रेंड्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे ये अगरचे इन्होंने कोई रिटन वर्क नहीं लिखा था, लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि ये ग्रेट डिक्टेटर थे इस टाइम पीरियड के, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स इनके अगर हम प्रोजिक वर्क देखें, प्रोज वर्क देखें जो इन्होंने लिखा है, तो उसमें हमें जो लाइव्स ऑफ पोइट्स हमने पहले बात की, लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोइट्स, उनको फ्रेंड्स उन्होंने एक प्रोजिक टच दिया था, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास जो राइटर आते हैं प्रोज राइटिंग को फ्लोरिश करने में जिनका मेजर रोल है वो है एडमंड बुर्के। उसके अलावा फ्रेंड्स एडवर्ड जो गिबन हैं उन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मेजर रोल प्ले किया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाती है नॉवल। फ्रेंड्स नॉवल जो हैं उन्होंने इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, फ्लोरिश हुआ था नावल इस टाइम पीरियड में। फ्रेंड्स नॉवल में भी क्या होता था, राइटर जो थे वो एक दूसरे के ऊपर स्टायर करते थे, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स जैसा कि सैमुअल रिचर्डसन ने एक वर्क लिखा जिसका नाम था पामेला और वर्चू रिवार्डेड, 1740 में उन्होंने इस वर्क को लिखा और उनके जवाब में जो हेनरी फील्डिंग है उन्होंने भी एक नावल लिख डाला। उसके अलावा फ्रेंड्स ओलिवर गोल्डस्मिथ जो हैं उन्होंने नावल लिखा विकर ऑफ वेकफील्ड, 1766 में उन्होंने इस वर्क को लिखा। उसके अलावा फ्रेंड्स लॉर्ड स्टर्ने जो हैं उन्होंने भी एक वर्क लिखा ट्रिस्ट्रम शैंडी 1759 के अंदर। फ्रेंड्स ये कुछ ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट हैं और नॉवल हैं जो कि इस टाइम पीरियड में लिखे गए। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में भी राइटर्स जो थे वो एक दूसरे को टारगेट करते थे, एक दूसरे के ऊपर स्टायर करते थे। उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में सेंटीमेंटल नॉवल जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। फ्रेंड्स सेंटीमेंटल नॉवल में जो है इस टाइम पीरियड में यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। ऐसे नॉवल्स में इंटेलेक्चुअल इमोशनल कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता था, ठीक है। सेंटिमेंट्स को दिखाया जाता था, सेंटिमेंटलिज्म के बारे में बात की जाती थी, सेंसिबिलिटी के बारे में बात की जाती थी, ठीक है। फ्रेंड्स इसके अलावा इस टाइप के जो नावल थे सेंटिमेंटल नावल जो हैं इनमें इमोशनल रिस्पॉन्स जो था उसको दिखाया जाता था, रीडर का रिस्पॉन्स और राइटर का रिस्पॉन्स जो है वो इस टाइप के नावल्स में दिखाया जाता था। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एज ऑफ ट्रांजिशन। फ्रेंड्स एज ऑफ ट्रांजिशन कैसे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइम पीरियड के जो भी राइटर थे, जो भी मीन्स आसार थे, ट्रेडिशंस थी, वो मतलब इस स्टेज में जितनी भी थी वो क्लासिकल थी, ठीक है। और वो तमाम क्लासिकल ट्रेडिशंस ख़त्म होती गई, ठीक है, क्योंकि लोगों में नए ट्रेंड बन रहे थे, लोगों में नई सोच आ रही थी, वो रोमांटिसिज्म की तरफ जा रहे थे, रोमांटिसिज्म को फॉलो करने लग गए, रोमांटिसिज्म के फेवर में जाने लगे, रोमांटिक स्पिरिट जो थी वो आ गई। स्पेशली हमें रोमांटिक स्पिरिट जो है वो पोइट्री में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से इस टाइम पीरियड को एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में लिबरलिज्म बहुत ज़्यादा थी, स्पोर्ट में लिबरलिज्म थी। उसके बाद फ्रेंड्स फ्रीडम ऑफ पर्सन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, फ्रीडम ऑफ मार्केट, सिविल राइट्स में फ्रीडम थी, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है उन्होंने कहा था कि अपनी राइटिंग में इतनी कॉमन वर्ड्स को यूज़ करो, इतनी कॉमन वोकैबुलरी और इतनी कॉमन ग्रामर को यूज़ करो कि आम आदमी भी जो है इसको ईजीली पढ़ सके। तो जो राइटर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्क लिखने लगे, क्योंकि प्रिंटिंग मटीरियल जो था वो सस्ता हुआ था। तो क्या फ़ायदा हुआ, दोनों को, रीडर को भी फ़ायदा हुआ और राइटर को भी फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा वर्क लिखा जाने लगा और लोग बहुत ज़्यादा वर्क पढ़ रहे थे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा वर्क लिखा जा रहा था, प्रिंट हो रहा था, लोग उतना ज़्यादा पढ़ रहे थे, प्रिंटिंग मटीरियल सस्ता था। तो इस वजह से फ्रेंड्स लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आ रहे थे, लिटरेट हो रहे थे, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो है इस टाइम पीरियड में डिक्शनरी की हमने बात की, जो कि सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी लिखी जिसमें 40,000 वर्ड्स थे और ये भी एक ग्रेटेस्ट वर्क था, ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था लोगों को लिटरेट करने में। फ्रेंड्स अगर हम मुनार की बात करें तो इस टाइम में हाउस ऑफ हनोवर था, ठीक है। हाउस ऑफ हनोवर में फर्स्ट हमारे पास जो किंग आते हैं वो हैं जॉर्ज वन, ठीक है। फ्रेंड्स जॉर्ज वन का जो टाइम स्पेन था 1714 से 1727 तक था। उसके बाद आते हैं जॉर्ज टू। जॉर्ज टू का टाइम स्पेन 1727 से लेके 1760 तक रहा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉर्ज थ्री।
थ्री। फ्रेंड्स यहाँ पे जॉर्ज थ्री आएगा, ठीक है, जॉर्ज थ्री आते हैं। और फ्रेंड्स जॉर्ज थ्री का जो टाइम स्पेन रहा 1760 से लेके 1820 तक रहा। अब यहाँ पे देखें 1760 से 1820, फ्रेंड्स इसी टाइम पीरियड में अगर हम जॉर्ज थ्री के पीरियड को देखें तो बीच में अप्रोक्सीमेट 1798 में जो है रोमांटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इससे हाफ जो है इनके हाफ रेन में ही जो रोमांटिसिज्म है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स 1798 में जो रोमांटिसिज्म है वो स्टार्ट हुई थी। किंग आते हैं वो है जॉर्ज फोर। फ्रेंड्स जॉर्ज फोर का जो टाइम स्पैन 1820 से लेके 1831 तक था। तो फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म से पहले काफ़ी कुछ हुआ था, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स 7 ईयर वार्स चली थी 1754 से लेके 1763 तक, ठीक है फ्रेंड्स। 7 ईयर वार्स चली थी फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान। उसके अलावा फ्रेंड्स वार ऑफ इंडिपेंडेंस वो चली थी 1775 से लेके 83 तक, ठीक है। तो उसके अलावा फ्रेंड्स ये कुछ वजूहात, ये कुछ इंसिडेंट्स थे जो कि रोमांटिसिज्म के स्टार्ट से पहले हुए थे। और फ्रेंड्स उसके बाद एक ग्रेटेस्ट जो वर्क था जो एक मीन्स स्टार्ट हुआ था इस टाइम पीरियड में, वो था द एडवेंचरर्स। फ्रेंड्स ये एक बी वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, जो कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था वो था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़पेपर था ये भी इसी टाइम पीरियड में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर हम इस एज के मेजर राइटर्स की बात करें तो जैसा कि हमने पहले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को डिस्कस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फिगर हैं इस टाइम पीरियड के, जिनके नाम पे इस टाइम पीरियड का नाम रखा गया, यानी कि एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। फ्रेंड्स इन्होंने 1755 में डिक्शनरी लिख के एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन किया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। उसके बाद इन्होंने फ्रेंड्स एक वर्क लिखा द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। फ्रेंड्स ये वर्क हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया है, ये कलेक्शन थी बियोग्राफीज की जिसमें 17th और 18th सेंचुरी के जो पोइट्स थे उनको शामिल किया गया था। 52 पोइट्स ऐड थे इसमें और ये जो है 3 पार्ट्स में लिखी गई थी। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास राइटर आते हैं वो हैं हेनरी फील्डिंग। फ्रेंड्स हेनरी फील्डिंग जो हैं ये भी ग्रेटेस्ट फिगर हैं इस टाइम पीरियड के, ठीक है। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था इस टाइम पीरियड में। इन्होंने जो वर्क लिखे थे उनमें टॉम जोन्स आ जाता है जो कि 1749 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद जो वर्क आता हुआ था अमेला, इन्होंने लिखा था 1751 में, ठीक है, 1751 में इन्होंने ओमेला लिखा था। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट राइटर आ जाते हैं वो हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो हैं ये ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर हैं इस टाइम पीरियड के, ठीक है। उनका जो ग्रेटेस्ट वर्क है द सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, द सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने लिखा था 1759 के अंदर, ठीक है, 1759 के अंदर इन्होंने लिखा था। उसके अलावा फ्रेंड्स जो इनका वर्क है द विकर ऑफ वेकफील्ड, फ्रेंड्स ये एक नावल है, ठीक है। ये जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है इन्होंने ये एक नावल लिखा था जो कि लिखा था इन्होंने 1766 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर हैं इस टाइम पीरियड के और इन्होंने प्रोज वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, जैसा कि फ्रेंड्स द ट्रैवलर एंड द डेजर्टेड विलेज, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो राइटर हैं हमारे पास वो हैं एडमंड ब्रूके। फ्रेंड्स एडमंड ब्रूके जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया ये ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर हैं इस टाइम पीरियड के। इन्होंने एक वर्क लिखा था ऑन अमेरिकन टैक्सेशन एंड स्पीच ऑन मिस्टर फोक्सिस ईस्ट इंडिया बिल, ठीक है, ये इनका एक ग्रेटेस्ट वर्क है। और फ्रेंड्स इन वर्क्स के साथ साथ फ्रेंड्स जो एडमंड ब्रूके हैं ये पैदा हुए थे आयरिश मीन्स एंग्लो आयरिश राइटर हैं, स्टैट्समैन हैं, पैदा हुए थे डब्लिन में, ठीक है। और ये एक ऑथर हैं, ओरेटर हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं और फिलोसफर हैं। फ्रेंड्स इन्होंने भी जो है ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया था इस टाइम पीरियड में। ये भी एक प्रोज राइटर हैं एज ऑफ जॉनसन के। नेक्स्ट जो हमारे पास राइटर है वो है एडवर्ड गिबन। फ्रेंड्स एडवर्ड गिबन भी एक ग्रेट प्रोज राइटर हैं, ठीक है। ये पैदा हुए थे 1737 में और इनकी डेथ हुई थी 1797 के अंदर, ठीक है। और फ्रेंड्स ये एक प्रोज राइटर हैं एज ऑफ जॉनसन के, जैसा कि हमने बात की। ये एक इंग्लिश हिस्टोरियन है और मेंबर हैं पार्लियामेंट के। उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। ये पब्लिश हुआ था 6 वॉल्यूम्स में। एडवर्ड गिबन जो है इनको मैन ऑफ लेटर कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। फ्रेंड्स गिबन जो है ये कहते हैं कि आई साइड एज अ लवर बट आई ओबेड एज अ सन, ठीक है। ये इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने जिसमें हमने एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो एज ऑफ जॉनसन को डिस्कस किया डिटेल के साथ। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका एज ऑफ जॉनसन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।